डॉक्टर साहब, मैं लगभग 1 महीने से पेंटोप्राज़ोल खा रहा हूँ और पेंटोप्राज़ोल खाने के बाद भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है। और जब भी मैं पेंटोप्राज़ोल नहीं खाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनता है, और जब बहुत ज़्यादा तेज़ाब बनने लगता है तो मैं पेंटोप्राज़ोल खा लेता हूँ। पेंटोप्राज़ोल खाने के बाद मेरे पेट में दर्द और मुझे बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस भी लगती है। और जब भी मैं चलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे रह रहा है। तो कृपया मुझे बताएँ कि ऐसा किस लिए है और मैं क्या मेडिसिन को अपनी इस प्रॉब्लम आपका के लिए ले क्वेश्चन सकता बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। आपको ऐसी समस्या हो सकती है, आप शायद इस चीज़ के बारे में ना जानते हो कि पेंटोप्राज़ोल की वजह से आपको कैल्शियम की कमी और विटामिन बी 12 की कमी, बी 6 की कमी, बायोटिन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी भी आपको पेंटोप्राज़ोल खाने की वजह से आपको टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा जैसी कई घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप पेंटोप्राज़ोल को बहुत ज़्यादा टाइम से ले रहे हैं तो आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, और सभी टाइप के जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनकी कमी आ सकती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सभी लोग आज के टाइम में ये मेडिसिन जो है अपने आप से लेते रहते हैं। उन्हें अगर जरा सा भी प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है या कुछ भी होता है, तो फटाफट से पेंटोप्राज़ोल का सेवन स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे पेंटोप्राज़ोल खाना है और कब खाना है, आपको क्यों नहीं खाना है और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पेंटोप्राज़ोल जो कि एक बहुत ही सामान्य और सभी से इंट्रोड्यूस हुई मेडिसिन है, जिसे सब लोग जानते हैं, सबकी जुबान पे इसका नाम लिखा हुआ है, और लोग उसे इस तरह से इस टाइम में यूज करने लगे हैं जैसे कि वो एक सामान्य, जिस तरह से लोग चाय पीते हैं, अपना डेली रूटीन का खाना खाते हैं, उसी तरह से आज के टाइम में लोगों ने पेंटोप्राज़ोल को खाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पेंटोप्राज़ोल इतनी आसान तरीके से लोग ले रहे हैं जैसे कि उन्हें इसके बारे में सारी नॉलेज हो। आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप कुछ भी खाते हैं, कोई मेडिसिन हो या आप घर का खाना खाते हैं या जो भी चीज़ें आपके डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, हर चीज़ के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। फिर पेंटोप्राज़ोल तो एक मेडिसिन है जिसके खुद के अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जिसके जब आप इसे कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं और साल दर साल, महीने दर महीने से यूज़ करेंगे, तो आपको इसके बहुत ही खराब साइड इफेक्ट को देखना पड़ेगा। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंज आएंगे, काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, जिनकी वजह से आपको बॉडी पेन और स्टमक में पेन और इंटेस्टाइनल स्वेलिंग और काफ़ी सारी जो आपकी गट लाइनिंग है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी भी पेंटोप्राज़ोल की वजह से कम हो जाएगी। ये सब कैसे होगा, क्यों होगा, इन सभी चीज़ों पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट हैं, या आप कुछ भी हैं, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत नॉलेजेबल है। वीडियो के एंड तक रहिएगा, आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि पेंटोप्राज़ोल काम कैसे करता है। पेंटोप्राज़ोल दोस्तों एक एच पंप इनहिबिटर मेडिसिन है, जो कि जो आपका स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग से HCl का सेक्रीशन होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, और खाने के साथ जो आप बैक्टीरिया आपके खाने में चले आते हैं, सपोज आप हाथ अपने वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, अच्छे पानी से, सोप से भी हैंड वॉश करते हैं, फिर भी कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप हैंड वॉशिंग से खत्म नहीं कर सकते हैं। जब आप खाने को अपने हाथ से खाते हैं तो कुछ परसेंटेज जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्टमक में जाते हैं, तो जो HCl होता है वो उन बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता है, या सिंपली आप ये समझ लो कि उन्हें भी साथ में डाइजेस्ट कर देता है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेंटोप्राज़ोल आपकी बॉडी पर काम कैसे करता है। सबसे पहले इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जब आप इसके एक्शन को समझ जाएंगे तभी जाके आपको इसके साइड इफेक्ट और इसकी जो भी समस्याएं होती हैं इसकी वजह से, उन पर भी आपका ध्यान जो है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो और अच्छी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली पेंटोप्राज़ोल करता क्या है। पेंटोप्राज़ोल आपके स्टमक की लाइनिंग से HCl के सिक्रीशन को कम करता है, क्योंकि HCl जो हमारा होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। जो भी हम खाने के साथ बैक्टीरिया हैं या जो भी हार्ड चीज़ों का सेवन करते हैं, खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम HCl करता है। HCl दोस्तों, आप जब भी खाना खाते हैं, आप खाने के साथ में आपके कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस जो भी आपके हाथों में लगे होते हैं, आप बिल्कुल हैंड वॉश करते हैं, सभी को पता है, सभी लोग खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हैंड वॉश से खत्म नहीं होते, वो आपके खाने के साथ भी जाते हैं, जिनको खत्म स्टमक, हमारा जो हमारी स्टमक लाइनिंग है, वहाँ पर जो HCl है उनको पूरी तरह से खत्म करने का काम करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी सेल वॉल होती है, उसको HCl पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा HCl है, वहाँ पर एक H+ आयन और क्लोरीन से मिलकर HCl बना होता है। तो जो हमारा पेंटोप्राज़ोल है, ये H+ आयन इनहिबिटर होता है। H+ आयन, इसे सिंपल भाषा में आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं, या आप PPI के नाम से भी इस मेडिसिन को जानते हैं। पेंटोप्राज़ोल ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है, पेंटोप्राज़ोल हो, इसोप्राज़ोल हो या ओमिप्राज़ोल हो, जितनी भी ये मेडिसिन है, ये सभी H+ आयन इनहिबिटर होती हैं, अर्थात PPI होती है। PPI का सिर्फ यही काम होता है कि आपके शरीर से HCl के सेक्रीशन को ये कम करती है। अब आप समझिए कि जब HCl आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में निकलना कम हो जाएगा, तो जो आपकी डाइजेशन शक्ति है, जो आपके बैक्टीरिया को मारने की स्टमक की शक्ति है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है।
अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब जब आपकी बॉडी से HCl का सेक्रेशन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो आपके बैक्टीरिया हैं, आपने जो खाने के साथ या सांस के साथ या किसी और तरीके से जो बैक्टीरिया गए हैं वो आपकी इंटेस्टाइन तक जाते हैं और वो आगे चल के आपको इन्फेक्शन बनाते हैं और आपको टाइफाइड या और भी आंतों से संबंधित बीमारियां और बुखार और वायरस का अटैक आता है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझनी है। अब हम बात करेंगे कि पेंटोप्राजोल से हमारे शरीर में खून की कमी क्यों आ जाती है, पेंटोप्राजोल की वजह से हमारे शरीर में विटामिन की कमी क्यों आ जाती है, पेंटोप्राजोल की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों आ जाती है। जो भी हमारे शरीर में जो हमारी इंटेस्टाइनल के माइक्रोबिलाइज होते हैं वो, या जो हमारा स्टमक है, जो भी चीज़ों का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी से होता है वो हाइपर एसिडिक मीडियम में होता है। यानी कि जो हम कैल्शियम लेते हैं, डायरेक्ट कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता, कैल्शियम हमेशा आयन के रूप में जाता है, आयरन जो है वो हमेशा आयन के रूप में जाता है। तो इन सभी आयनों के एब्जॉर्प्शन के लिए हाइपर एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। मीन्स जो हमारा स्टमक है उसमें जितना ज़्यादा एसिड होता है, उसी हाई एसिडिक मीडियम में जो हमारे आयन होते हैं जिन्हें हम खाने के साथ खाते हैं, चाहे वो हमारा अनार हो या चुकंदर हो, जो भी चीज़ें, जो भी हेल्दी फूड हम खाते हैं, अगर एसिडिक मीडियम हमारे बॉडी में अच्छे से होता है, हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है, तो उसमें उपस्थित सारे आयंस जो होते हैं वो हमारी आंत उनको सोख लेती है और हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती है। जब आप पेंटोप्राजोल का सेवन करते हैं कंटिन्यूअस, तो आपकी जो पूरी इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उसका जो मीडियम है वो बहुत ही कम पीएच पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो आपको खाने में तो आप खा लेते हैं बट वो आपके शरीर में नहीं जाती हैं। जब आप लंबे समय तक पेंटोप्राजोल खाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में इन सभी आयंस की और खून की कमी आने लगती है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, आप कभी किसी पेशेंट को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर आप उसे पेंटोप्राजोल के साथ कोई भी आयरन की मेडिसिन या सिरप जो भी है अगर आप उसे देते हैं तो कभी भी उसका HB इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हमारा एसिडिक मीडियम है उसी में जो आयरन है वो हमारी बॉडी में सूखता है, हमारी इंटेस्टाइन में सूखता है। जब आप साथ में पेंटोप्राजोल देते हैं तो कभी भी वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाता है और जैसे पेशेंट खाता है उसी तरह से वो स्टूल के साथ वो सारे आयंस चले जाते हैं। तो ये बात हो गई। कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनके साथ भी पेंटोप्राजोल नहीं खाना चाहिए, जैसे कि एंटी फंगल मेडिसिन। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें एक एंटी फंगल मेडिसिन के साथ में पेंटोप्राजोल लिखा हुआ था। पता नहीं किस महान डॉक्टर ने उसका एक वीडियो बना के डाला था। आजकल लोग सारा ज्ञान इंस्टाग्राम और कई जगहों पे बांटते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर लियोसिट्रजिन और एंटी फंगल मेडिसिन के साथ पेंटोप्राजोल भी लिख दिया था। अगर आप जरा सा भी थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, आपको जरा सा भी गूगल का नॉलेज है, थोड़ा बहुत आता है, तो आप गूगल करके देख लीजिए। जितनी भी एंटी फंगल मेडिसिन है वो हमेशा हाइपर एसिडिक मीडियम में बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। अगर आप पेंटोप्राजोल के साथ कोई भी मेडिसिन खाते हैं एंटी फंगल, तो वो आपकी बॉडी में कोई एक्शन नहीं करती, क्योंकि जो आपकी आंतें हैं उस मेडिसिन को एब्जॉर्ब ही नहीं करती। इसलिए कभी भी जो एंटी फंगल मेडिसिन है उनको रेंटेक, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल या जो भी PPI मेडिसिन होती हैं उनके साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोई और मेडिसिन लेते भी हैं, अगर आप आयरन की भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप कैल्शियम भी खा रहे हैं, तब भी आपको कभी भी पेंटोप्राजोल के साथ नहीं लेना होता है। अगर आप किसी ऐसी बीमारी से प्रॉब्लम में है जहाँ पर आपको पेंटोप्राजोल चलना ही है, जैसे कि आपको स्टमक अल्सर हुआ है या फिर आपके लीवर में कुछ इन्फेक्शन है या आपका LFTD अरेंज है जहाँ पर आपको पेंटोप्राजोल की आवश्यकता ही है, तो वहाँ पर आपको पेंटोप्राजोल और अदर मेडिसिन के साथ लगभग 2 से 4 घंटे का डिफरेंस रखना चाहिए, ताकि उस जो पेंटोप्राजोल है उसका जो असर है वो कम हो जाए। तब आप जो भी मेडिसिन है उन्हें खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में जाती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, बट हाँ उनकी जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब बात करेंगे कि पेंटोप्राजोल लोग गैस के लिए यूज करते हैं, लेकिन पेंटोप्राजोल से ही गैस बनना क्यों शुरू हो जाती है। लोग पहले एक पेंटोप्राजोल खाते हैं, फिर उसके बाद 4 पेंटोप्राजोल खाते हैं, फिर सोचते हैं कि सुबह दोपहर शाम पेंटोप्राजोल खा ले, फिर सोचते हैं कि चलो पेंटोप्राजोल का इंजेक्शन लगवा ले, फिर भी उनकी गैस कम नहीं होती। तो क्या कारण है कि पेंटोप्राजोल खाते हुए भी गैस बन रही है और पेंटोप्राजोल खा रहे हैं तो और भी ज्यादा गैस बन रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आइए मैं आपको डिटेल में इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि पेंटोप्राजोल खाने से भी गैस ज़्यादा बनती है। ऐसा क्यों होता है? आप तो सोचते हैं, आपने अभी तक जितने भी वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, वहाँ पर आपने यही सुना है कि पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेंटेक, ये जितनी भी मेडिसिन है ये गैस की मेडिसिन है। दोस्तों, दुनिया में आज तक कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी है जिससे गैस कम बने। अगर आप पेंटोप्राजोल को बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको गैस बनने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। आप ये समझिए कि आपके स्टमक में गैस बनती ही क्यों है। दोस्तों, स्टमक में गैस तभी बनती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जब वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सेक्रीशन करते हैं, और वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पूरे पेट में गैस के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा रीजन ये है कि जो भी चीज़ें आप खाने के साथ खाते हैं, जब वहाँ पर उनको प्रॉपर एसिड नहीं मिल पाता तो वो चीज़ें जो हैं वो लो एसिडिक मीडियम की वजह से अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। वहाँ पर जो आपने खाने के साथ बैक्टीरिया खाए हैं वो बैक्टीरिया भी वहाँ पर खराब नहीं होते, वो पूरी तरह से उनको एक अच्छा मीडियम ग्रो होने के लिए मिल जाता है, और वही बैक्टीरिया जो होते हैं वो CO2 और भी जो
खराब हानिकारक गैसें हैं उनको स्टमक में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। जब आप कंटिन्यूस पेंटोप्राजोल लेते रहते हैं तो वहाँ पर एसिड ना बनने की वजह से जो आपका पेट है वो अच्छे से, जो आपकी इंटेस्टाइन है वो क्लीन भी नहीं होती, आपका पेट भी नहीं साफ होता। तो जो आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो वहाँ रेक्टम में जो आपकी आज से स्टोर्ड जो स्टूल है, जो पहले से स्टोर्ड स्टूल है, वो भी वहाँ पर इकट्ठा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और वो गैस रिलीज करते हैं। वही गैस आपको बार बार होती रहती है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो आप वहाँ पर पेंटोप्राजोल और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। जब आप और पेंटोप्राजोल खाते हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो शरीर है, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डायरिया, लूज मोशन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे आयंस की कमी भी होने लगती है। तो इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी पेंटोप्राजोल ना खाएं, या मैं आपको डरा भी नहीं रहा कि इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। हाँ, साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी हैं हमने आपको बताया वो एकदम क्लियर है। अगर आप चाहते हैं आपको पेंटोप्राजोल कैसे लेना है, किस तरह से क्या करना है, खाना है या नहीं खाना है, जब भी आपको यूज़ करना हो तो हमेशा आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट में लीजिए। पेंटोप्राजोल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर पेंटोप्राजोल दिया जाना बहुत आवश्यक होता है, तो वहाँ पर पेंटोप्राजोल देते भी हैं। तो सबसे पहला जो यूज़ होता है, हाइपर एंटीबायोटिक होती हैं, उनकी वजह से स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड सेक्रेशन होता है, तो वहाँ पर हम पेंटोप्राजोल को जरूर देते हैं, ताकि अगर बहुत ज़्यादा एसिड बन गया और पेशेंट को स्टमक की लाइनिंग में कोरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें घाव हो जाते हैं, तो पेशेंट को पेट में दर्द या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं, वहाँ पर हम पेंटोप्राजोल को जरूर देते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा जॉइंटिस है तो वहाँ पर भी हम पेंटोप्राजोल देते हैं, क्योंकि जॉइंटिस में जो हमारा डाइजेशन होता है वो ऑलरेडी लीवर डैमेज होने की वजह से स्लो होता है, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज के और भी जो चीज़ें हैं उनमें जो हाइपर एक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टमक में ब्लीडिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी हम पेंटोप्राजोल को देते हैं। और भी कई कंडीशन हैं, अगर पेंटोप्राजोल लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट से ही लें। ऐसे अगर आपको ऐसा लगता है, ज़रूरत पड़ती है आपको पेंटोप्राजोल लेने की, तो आप 1 या 2, इससे ज़्यादा मत लीजिए। हफ्तों तक, महीनों तक पेंटोप्राजोल बिल्कुल मत खाइए। अगर आपने इसकी आदत बना ली है तो भी एकदम से बंद भी मत करिए, धीरे धीरे करके पेंटोप्राजोल को छोड़ दीजिए और आपका जो डाइजेशन है वो धीरे धीरे आपके जो पहले जैसा था वो हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या फिर भी होती है तो आप होम रेमेडीज़ में कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश होने जाना है। दूसरी चीज़, आपको रात के खाने में सलाद ज़्यादा खाना है, पपीता खाना है, जिससे आपका पेट साफ रहे। जब आपका पेट साफ रहेगा तो वहाँ पर आपको गैस की समस्या नहीं होगी। और आपको जो खाना है, जो भी आप खाते हैं, उसे खूब अच्छे से चबा के खाइए, ताकि जो आपका डाइजेशन है वो बढ़िया रहे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप गैस से बच सकते हैं। और आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत लेटिए मत, 1 से आधे घंटे तक वॉक करिए, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा इंप्रूव होगा और आपकी जो गैस है वो कम बनेगी।